हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र केमिस्ट्री। आज हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है कोलॉइडी विलयन के गुणधर्म। क्योंकि कोलॉइड में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कोलॉइड की परिभाषा, उसके अलावा वास्तविक विलयन, कोलॉइड विलयन और निलंबन में अंतर। उसके बाद अपन देख रहे थे कोलॉइडी तंत्र के प्रकार, कौन कौन से, सॉल क्या होता है, जेल क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो कोलॉइड के प्रकार हैं किसके आधार पर इनको अपन बांटते हैं, किस प्रकार से डिफाइन करें। उसके बाद अपना पॉइंट था कोलॉइडी विलयन बनाने की विधियां। उसके बाद पढ़ा था कोलॉइडी विलयनों का शुद्धिकरण। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, कोलॉइडी विलयन के या कोलॉइडी कणों के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब होता है विशेषताएं। और यहां से अपन कहते हैं कि जो भी अपने टॉपिक्स है ना, सभी जो भी टॉपिकों के नाम हैं, जो भी हेडिंग है, उनसे संबंधित पॉइंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अपन पूछ लें विद्युत अपोहन प्रक्रिया को समझाइए, तो वो किस में आती है, प्यूरिफिकेशन में आती है, शुद्धिकरण में आती है कोलॉइडी कणों के। तो उसी प्रकार कोलॉइडी जो विलयन है विभिन्न प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं और जो उनकी स्थिति को डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से गुण प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं। जिस प्रकार से इनको अपन पहचान सकते हैं कि यह कोलॉइडी विलयन ही है, वो गुणों के आधार पर ही अपन स्पष्ट कर सकते हैं। जो कोलॉइडी विलयन है वो विभिन्न प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहले केवल मैं नाम लिख रहा हूं उनके। पहला गुण होता है अणु संख्या गुणधर्म। एक तो क्या होता है अणु संख्या गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म होता है विषमांगी प्रकृति। क्या होता है, विषमांगी प्रकृति। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है अस्थिरता। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कोलॉइडी विलयन का रंग। इसके अलावा एक पॉइंट आता है सतही क्षेत्रफल। क्या होता है, सतही क्षेत्रफल। इसके अलावा पॉइंट आता है अवसादन। आगे हम बात करेंगे, एक पॉइंट आता है ब्राउनी गति। इसके बाद आता है टिंडल प्रभाव। क्या आता है, टिंडल प्रभाव। इसके बाद अपना पॉइंट आता है वैद्युतीय गुण। क्या आते हैं, वैद्युतीय गुण या कोलॉइडी कणों पर उपस्थित आवेश। इसके बाद पॉइंट आता है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। इसके बाद एक पॉइंट आता है स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण। ऐसे लगभग कितने पॉइंट हो गए, 11। अब यहां से अपन देखें, इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। जो किसको प्रदर्शित करते हैं, कोलॉइडी विलयनों के गुणों को, या अपन कह सकते हैं कोलॉइडी विलयन को स्पष्ट कर पाते हैं कि अगर ये गुण उपस्थित होंगे वह विलयन कैसा कहलाएगा, कोलॉइडी विलयन। अगर नहीं होते हैं तो उसको हम कोलॉइडी विलयन नहीं कहेंगे, वह वास्तविक विलयन हो सकता है या निलंबन विलयन हो सकता है। तो सभी को अपन डिफाइन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल विद्युतीय गुण और स्कंदन और अवक्षेपण को अलग एक अगले वीडियो में अपन डिफाइन करेंगे। तो मेनली अपन किसको डिफाइन करें, इन सभी को, क्योंकि सभी को अपन डिफाइन करते हैं तो वो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो अपना पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अपन लगभग 9 पॉइंट को अपन इसमें डिफाइन करेंगे और अगले पॉइंट में इन दोनों को डिफाइन करेंगे। वो सभी किसके अंतर्गत होते हैं, कोलॉइडी विलयनों के गुणधर्म के अंतर्गत। तो एक एक करके सभी को अपन डिफाइन करते जाएं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वो ध्यान देके इसको पढ़ें, क्योंकि सभी का अटेंशन बोर्ड पे या अपन वीडियो की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो भी अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग नोट्स मिलते हैं उनको अपन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला अपन पॉइंट देखेंगे, कौन सा है, अणु संख्या गुणधर्म। कौन सा पॉइंट है, अणु संख्या गुणधर्म।
कैसे होता है, किस आधार पर ये अणुसंख्य गुणधर्म आता है? तो पहला पॉइंट क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या है? गुणधर्म का मतलब होता है विशेषताएं, अणुसंख्य का मतलब है अणु प्लस संख्या। कि हमें पता है किसी भी विलयन में, किसी भी मिश्रण में छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, और जो कण हैं वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो उस विलयन में उपस्थित ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन में उपस्थित या किसी भी मिश्रण के या किसी विलयन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। अब अपन कह सकते हैं अणुसंख्य गुणधर्म है तो अणुओं की संख्या अगर बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ेगा, अणुओं की संख्या घटेगी तो अणुसंख्य गुणों का मान घटेगा। मतलब अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। देख ले अपन, अणुसंख्य गुण समानुपाती अणु की संख्या, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दो विलयन या दो मिश्रण ले रहे हैं अपन, जिसकी सांद्रता क्या है? समान। समान सांद्रता के दो मिश्रण हैं। एक तो क्या है? वास्तविक विलयन, एक क्या है? वास्तविक विलयन, और दूसरा कौन सा विलयन है? कोलाइडी विलयन। दो हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्या है? एक तो वास्तविक विलयन है और दूसरा कौन सा है? कोलाइडी विलयन। अब यहां से अपन देखें कि हमने इन दोनों में अंतर देखा था, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में। मैंने बताया था कि जो वास्तविक विलयन के कणों का आकार है वो 10 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है, लेकिन कोलाइडी विलयन के कणों का आकार क्या होता है? 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में कणों का आकार ये होता है। इसका आकार क्या होता है? 10 एंगस्ट्रॉम से भी लेस देन होता है, कम होता है। मतलब इसमें कणों का आकार छोटा होता है, इसमें कणों का आकार बड़ा होता है। अब हमने एक पॉइंट कहा है क्या? यदि विलयन समान सांद्रता का है तो समान सांद्रता युक्त मिश्रण में, विलयन में कणों की जो स्थिति है, मात्रा समान सांद्रता अगर होती है तो कणों की संख्या अलग अलग मिलेगी। कणों की संख्या अलग अलग मिलेगी मतलब इसमें कणों का साइज छोटा है, इसमें कणों का साइज कैसा है? छोटा है, तो कणों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। मतलब अपन क्या कह रहे हैं? दोनों ही विलयन समान सांद्रता युक्त हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए अधिक संख्या में कण विद्यमान होंगे। लेकिन कोलाइडी विलयन में कणों का आकार बड़ा होता है, तो कम संख्या में वहां पर कण विद्यमान होंगे। तो यहाँ पे तो कण कैसे होंगे? अधिक, और यहाँ कण कैसे होंगे? कम। अब यहां से अपन देखेंगे, क्योंकि ये दोनों समान सांद्रता के लिए, इसलिए ऐसा कंडीशन आई है। अगर सांद्रता अलग अलग है तो ऐसा जरूरी नहीं है कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम हो। सांद्रता अगर इक्वल लेते हैं तो यहाँ पे कण अधिक होंगे क्योंकि कणों का आकार छोटा है, यहाँ कण कम होंगे क्योंकि कणों का आकार बड़ा है। तो कण सर्वाधिक किसमें है? वास्तविक विलयन में। तो जिसमें कण ज्यादा होते हैं, जिसमें अणु ज्यादा होते हैं, उनके अणुसंख्य गुणधर्म का मान अधिक होगा या कम होगा? क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं? अणुओं की संख्या पे। तो संख्या यहाँ पे ज्यादा है तो वास्तविक विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का मान अधिक प्राप्त होगा, और कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणों का मान कम प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन अपना क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है समान सांद्रता युक्त वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में से किसके अणुसंख्य गुणधर्म अधिक होते हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए, कारण द्वारा स्पष्ट करें। तो ये अपन को डिफाइन करना है, किस प्रकार से अपन करें? तो ये चीज अपन को पता है कण कहाँ पे कम है, कहाँ पे अधिक होते हैं। ठीक है, कर सकते हैं स्पष्ट, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? ठीक है। इसके बाद हम बात करें अणुसंख्य गुणधर्म के बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? अणुसंख्य गुणधर्म के बाद दूसरा है
जिससे हम क्या कहते हैं, विषमांगी प्रकृति। क्या कहते हैं, विषमांगी प्रकृति। विषमांगी प्रकृति का मतलब है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में संगठन एक समान नहीं होता। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में संगठन एक समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो कोलाडी विलयन है वह भी विषमांगी प्रकृति का होता है, क्योंकि यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से मिश्रित नहीं होते या समांगी मिश्रण नहीं बनाते। यहाँ पर अपन कह सकते हैं यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कणों का आकार है वो अधिक होता है, या वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए समांगी मिश्रण प्राप्त ना होके विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इसलिए कोलाडी विलयन विषमांगी प्रकृति का प्रतीत होता है या दिखाई देता है। ठीक है, कारण क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट अपन देखें कौन सा है, तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे अस्थिरता। अस्थिरता कैसे है, मतलब ये जो कोलाडी विलयन है वो स्थिर नहीं होते। स्थिर का मतलब है कभी तो कोलाडी विलयन की स्थिति में हो सकते हैं और कभी दूसरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो कोलाडी अवस्था में वो ना रहे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने दो प्रकार के कोलाडी विलयन पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है कौन सा, द्रव स्नेही। एक तो कोलाडी विलयन कौन सा होता है, द्रव स्नेही, और दूसरा कौन सा पढ़ा है हमने, द्रव विरोधी। दो कोलाडी विलयन पढ़े हैं, एक तो द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। यहाँ पर अपन कहते हैं कि द्रव स्नेही जो कोलाड हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी। द्रव स्नेही कोलाड कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, और द्रव विरोधी कोलाड कैसे होते हैं, अस्थायी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थायी है, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात अस्थिर होते हैं। इनमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, इनमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पात्र के तल में बैठ जाते हैं या परस्पर जुड़ करके निलंबित हो जाते हैं, या निलंबन जो विलयन है उसके आकार में आ जाते हैं, अर्थात कोलाडी अवस्था में नहीं रहते या कोलाडी सीमा से बड़े हो जाते हैं कण। इस वजह से इस प्रकार का जो विलयन है या इस प्रकार का जो कोलाडी विलयन है वो कोलाडी विलयन ना रह करके निलंबन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो द्रव विरोधी कोलाड हैं वो स्थिर नहीं होते, अस्थायी होते हैं, अर्थात अस्थिर प्रकृति के होते हैं। लेकिन ये स्थायी होते हैं, इसमें कोलाडी विलयन कोलाडी अवस्था में ही रहता है। ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए अब, अणुसंख्य गुण, विषमांगी प्रकृति और अस्थिरता। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है सतही क्षेत्रफल। अगला पॉइंट क्या है, सतही क्षेत्रफल। इसको अपन कैसे डिफाइन करें, सतही क्षेत्रफल का मतलब है कि किसी कण का ऊपरी जो भाग है, एरिया, माना कि एक पदार्थ अपन ये ले रहे हैं, इसकी जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, सतही क्षेत्रफल कहते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। अब ये अपन कहें एक कण तो क्या है, माना कि एक कण अपना ऐसा है, ये साइज है, और एक कण ये साइज है। अब इनमें से अपन देखें कौन सा कण बड़ा है, ये वाला, तो इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होगा या कम होगा, इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम। तो यहां से अपन क्या कहते हैं, कोलाडी विलयन में उपस्थित कणों का आकार, कोलाडी विलयन में उपस्थित कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में बड़ा होता है। क्या कह रहे हैं हम, कोलाडी विलयन में उपस्थित कणों का आकार वास्तविक विलयन में उपस्थित कणों के आकार की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए
उनका सतही क्षेत्रफल भी अधिक होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं जब सतही क्षेत्रफल अधिक है तो यहां अधिशोषण की जो क्रिया है, यहां सतही क्षेत्रफल अधिक है तो अधिशोषण की जो क्रिया है उसका मान भी क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए कोलाइडी धातुओं का उपयोग, इसलिए कोलाइडी धातुओं का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं कोलाइडी धातुओं का उपयोग? उत्प्रेरक के रूप में। हमने पढ़ा भी है कोलाइडी धातु जैसे प्लेटिनम है, औरम है, ये कोलाइडी धातु होती है, मतलब इनमें कणों का आकार कोलाइडी सीमा के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, दोबारा से सुन लें। सतही क्षेत्रफल का मतलब है किसी भी कण का बाहरी जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, सतही क्षेत्रफल। हम ये कहते हैं कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में बड़ा होता है। जब कणों का आकार बड़ा होता है तो उनसे संबंधित सतही क्षेत्रफल का मान भी क्या होता है, अधिक। अगर सतही क्षेत्रफल अधिक होगा कणों का तो अधिशोषण प्रक्रिया अधिक होगी। इसलिए कोलाइडी धातुओं का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक जगह हमने लिखा भी था कोलाइडी धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम या प्रकृति का जो क्रम है वो हमने लिखा था। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट हो गया सतही क्षेत्रफल। ठीक, आगे हम बात करें, अगला पॉइंट आता है रंग। अगला पॉइंट क्या आता है, रंग, जिसको हम क्या कहते हैं, कलर। ठीक है, रंग का मतलब है किसी पदार्थ को हम देख रहे हैं वह किस प्रकार का प्रतीत होता है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए कलर की स्थिति यहाँ पे प्राप्त होती है। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु किसी ना किसी रंग की प्रतीत होती है, दिखाई देती है। अब ये अपन कहते हैं एक तो सफेद होता है, एक होता है काला। तो जनरली अपन ये कहते हैं सफेद और जो काला है ये रंग नहीं होते। क्या नहीं होते, रंग। कि ऐसा कोई पदार्थ है जो सभी प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करता है तो वह कैसा दिखाई देता है, काला। ऐसा कोई पदार्थ है वो सभी प्रकार के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, परावर्तित करता है, वह कैसा दिखाई देता है, सफेद। तो हम ये भी कहते हैं जैसे सफेद कपड़ा है उसमें गर्मी कम महसूस होती है लेकिन काले कपड़े में गर्मी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि यह तो प्रत्येक प्रकार के प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, तो यहाँ पे ऊष्मा का मान कम आएगा। लेकिन काला जो पदार्थ है या काला दिखने वाला जो पदार्थ है वो सभी प्रकार के प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर रहा है, यहाँ पे ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो इसमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है। तो अपन कह सकते हैं सफेद और काला कोई कलर नहीं होते, लेकिन कुछ कलर कौन से होते हैं, जैसे विबग्योर। क्या है, विबग्योर। इसको अपन क्या कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब यहां से अपन देखें कि जो कोलाइडी विलयन है वह एक विशिष्ट प्रकार का रंग प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार की तुलना में बड़ा होता है। इसलिए कोलाइडी विलयन के कण आपतित प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। आपतित प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, और जिसके कारण कोलाइडी विलयन उस विशिष्ट प्रकाश के रंग का प्रतीत होता है या दिखाई देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोलाइडी विलयन का रंग उसमें उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। यदि लाल रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है तो उसका रंग क्या होगा, लाल। अगर नीले रंग को प्रकीर्णित करता है तो उसका रंग कैसा होगा, नीला। तो सीधा सा हम कह सकते हैं
कोलाइडी विलयन एक विशिष्ट रंग का होता है। यह रंग कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। कोलाइडी कण जिस प्रकाश को परावर्तित करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, वह कोलाइडी विलयन उसी रंग का प्रतीत होता है। किसका प्रतीत होता है? उसी रंग का। ठीक है, अब यहां से अपन ये कहते हैं, जैसे मतलब अपन ये कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का कि कोलाइडी विलयन का रंग क्यों प्रतीत होता है, किस पर आधारित होता है? मतलब कोलाइडी विलयन का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं सिल्वर शॉल, सिल्वर शॉल है, यदि इसमें कणों का आकार 5 गुना, वो 6 गुना 10 की पावर -5 mm है, तो इसमें जो प्रकाश या उसका जो कलर है वो कैसा होगा? पीला नारंगी। कैसा होगा? पीला नारंगी। इसके अलावा इसमें अगर कणों का आकार थोड़ा सा बढ़ा दें, 9 गुणा 10 की पावर -5 mm हो जाए, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल नारंगी। मतलब कणों का आकार परिवर्तित होने पर प्रकीर्णित प्रकाश की स्थिति चेंज होती है, परिवर्तित होती है, उसी के आधार पर यहाँ पे कलर भी परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने एक जगह बोला था, कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ प्रकाश का प्रकीर्णन बढ़ता है, उसी के आधार पर उसका रंग प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है कोलाइडी विलयन का रंग। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट हमने पढ़े हैं, कोई समस्या किसी को भी? ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे, कौन सा आएगा? अगला पॉइंट आता है अवसादन। अगला पॉइंट क्या आता है? अवसादन। अवसादन, अवसादन का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। अवसादन का मतलब है, एक हम देखें अपकेंद्रण तकनीक। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण होता क्या है? अपकेंद्रण को अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूज फ्यूगल। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? अपकेंद्रण क्या होता है? हम सभी जानते हैं, घरों में हम क्या करते हैं, शाम को दूध को जमा देते हैं, सुबह क्या निकालते हैं उसमें से? मक्खन। तो उसमें अपन क्या लगाते हैं? रई लगाते हैं, या कोई ना कोई मशीन लगाते हैं जो उसको क्या करती है, पूरे सॉल्यूशन को घुमाती है, और घुमाने के बाद क्या करते हैं, मक्खन तो ऊपर आ जाता है और जो छाछ है, मठा है, वो नीचे चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दोनों पदार्थों को अपन पृथक पृथक कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है? अपकेंद्रण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अपकेंद्रण कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यदि कोलाइडी विलयन का अपकेंद्रण किया जाता है, तो ऐसे कण जिनका घनत्व अधिक होता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पात्र के पैंदे में बैठ जाते हैं, और जो कण हल्के होते हैं घनत्व में, वो कहाँ जाते हैं? उसकी सतह पर तैरते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमें पता है जो दूध है वह भी कोलाइडी विलयन है, दही है वह भी कोलाइडी विलयन है, उनसे प्राप्त मक्खन है वो भी कोलाइडी विलयन होता है। तो सीधा सा क्या है, अवसादन तकनीक का मतलब है कि यदि कोलाइडी विलयन का अपकेंद्रण किया जाता है तो कुछ कणों का आकार या कुछ कणों का घनत्व अधिक होता है, कुछ का घनत्व क्या होता है? कम। जिन कणों का घनत्व अधिक होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पात्र के तल में बैठ जाते हैं, पात्र के पैंदे में बैठ जाएंगे, क्योंकि पूरा मिश्रण यही तो है। अब यहाँ पे जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो तो आ जाएंगे नीचे, और जिसका घनत्व कम होगा वो कहाँ चला जाएंगे? ऊपर की सतह पर। तो एक का घनत्व कम है, एक का घनत्व ज्यादा है, और ये जो प्रोसेस है, जो घुमाने वाली प्रोसेस है पूरे मिश्रण को, वो क्या कहलाती है? अपकेंद्रण कहलाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है अवसादन। अवसादन का मतलब है जिस पदार्थ का, जिस कण का घनत्व ज्यादा है वो पात्र के तल में बैठ करके अवसादित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति किसमें पाई जाती है? कोलाइडी विलयन में या कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों के अंतर्गत। ठीक है, किसी को कोई भी समस्या होती है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या है उसको स्पेशली अपन
क्लियर करें कि किस पॉइंट में अपनी समस्या होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पॉइंट अपना क्लियर ना हो, हम ध्यान देंगे पढ़ेंगे तो हर पॉइंट अपना क्लियर होगा, लेकिन किसी स्पेशल पॉइंट में अगर कोई समस्या हो तो उसको कॉल से या व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसी में, अगला पॉइंट क्या आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। अगला पॉइंट क्या आएगा, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये सब पॉइंट किसके अंतर्गत हैं, ये आते हैं कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन इनको, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म के अंतर्गत। ब्राउनी गति क्या होती है कि एक वैज्ञानिक आता है, कौन सा, रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा वैज्ञानिक आता है, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने देखा था कि जो परागकण है, परागकण किसमें होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, पादपों में होते हैं, उनमें जो परागकण हैं वो अनियमित रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने पाया कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें उपस्थित कण भी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न वेग से अनियमित रूप से गति करते हैं। तो इनकी जो गति है वह परागकणों के समान होती है। तो उसको रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर ही क्या कहा गया था, ब्राउनी गति। क्या कहा गया था, ब्राउनी गति। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण अनियमित रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न वेग से गति करते हैं। यह जो गति है वो अनियमित या जिगजैग मोशन होती है, जिसे रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर ब्राउनी गति कहा जाता है। कैसे होती है गति, माना कि ये कण है, पहले इस दिशा में चला गया, उसके बाद ये लेफ्ट यहां चला गया राइट में, उसके बाद फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर वापस ऐसे आ गया, उसके बाद ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, मतलब फिक्स कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होती। मतलब यहाँ पे जो कण है यहाँ से स्टार्ट हुआ, किधर भी किसी भी दिशा में वो मूव कर सकता है। तो यहाँ पे जो कण की गति है वो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। उस गति को अपन क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन। क्या कहा जाता है, जिगजैग मोशन। यह किसमें उपस्थित होती है, कोलाइडी विलयन में। तो सीधा सा पॉइंट है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण अनियमित रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न वेग से गति करते हैं, जो जिगजैग मोशन कहलाती है। इसे रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर ब्राउनी गति कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, टिंडल प्रभाव। अगला पॉइंट बात करेंगे किसके बारे में, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। ठीक है, देखो कैसे होगा। अगला कौन सा पॉइंट है, टिंडल प्रभाव। ये किसके अंतर्गत आता है, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव को समझाइए, या टिंडल प्रभाव, या अपन कह सकते हैं कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब देखें होता क्या है। टिंडल प्रभाव का मतलब है कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें बहुत सारे कण विद्यमान होते हैं, या परिशुद्ध प्रावस्था और परिशुद्ध माध्यम के कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब यहां से पर ये कहें कि जो कोलाइडी विलयन है वह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश गुजारा जाए, माना कि इस पात्र में हमने कोलाइडी विलयन रख दिया, इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश आपतित कराते हैं, प्रकाश गुजारते हैं कोलाइडी विलयन। तो यहां से अपन कहेंगे, माना कि प्रकाश ऐसे जाता है, ऐसे अगर प्रकाश जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, यह हम कह रहे हैं जब किसी कोलाइडी विलयन में
प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाशिक पथ, तो उस प्रकाश का पथ चमकीला प्रतीत होता है। लेकिन यदि इस प्रकाश को वास्तविक विलयन में गुजारा जाए तो वहां किसी प्रकार की चमक उत्पन्न नहीं होती। लेकिन इसी प्रकाश को कोलाइडल विलयन में से गुजारा जाए तो यह इस प्रकाश का जो पथ है वो कैसा प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है, जो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। मतलब कण से अगर प्रकाश टकराएगा तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, या तो लेफ्ट में या राइट में, मतलब मुड़ेगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट होना, अपनी दिशा से विचलित होना, क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। अब बीच में कौन आ गया, कोलाइडी कण। माना कि तो वास्तविक विलयन का कण है वो छोटा सा है, उससे अगर प्रकाश जाएगा तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा। लेकिन कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिसके कारण प्रकाशिक जो पथ है वो कैसा प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में यदि किसी छिद्र से प्रकाश अगर आता है तो उस प्रकाशिक पथ में उपस्थित धूल के कण चमकीले प्रतीत होते हैं। कभी देखना, अंधेरे कमरे में अपन देखें, उसमें कहीं भी छिद्र उपस्थित है, वहां से क्या आ रहा है, प्रकाश, तो उस प्रकाश के पथ को देखें, उसमें जो कण है या धूल के जो कण है उसमें झिलमिलाते दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ चमक उत्पन्न होती है। जो कौन सी घटना है, टिंडल प्रभाव की घटना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर तथा कोलाइडी कणों की प्रकृति पर। तो प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1/λ/4। प्रकाश का प्रकीर्णन आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/, में है। अब यहां से अपन कहेंगे यदि लैम्बडा का मान बढ़ेगा तो प्रकीर्णन कम होगा, और लैम्बडा का मान कम होगा तो प्रकीर्णन अधिक होगा। कैसा होगा, प्रकीर्णन अधिक। हम ये कहते हैं कि जो प्रकाश है विबग्योर, इस प्रकाश में बॉयलेट की जो लैम्बडा है वो तो होती है मिनिमम, और रेड की जो लैम्बडा है वो कैसी होती है, मैक्सिमम। अब जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा या नहीं होगा, अधिक होगा और अधिक होगा। लेकिन रेड की तरंगदैर्ध्य क्या है, अधिकतम है, तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। इसकी बॉयलेट की जो तरंगदैर्ध्य है उसका मान कम होता है, इस वजह से समुद्र है, आकाश है, वह नीला प्रतीत होता है, क्योंकि बैंगनी रंग के जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो हम कह सकते हैं लैम्बडा का मान बढ़ने पर प्रकीर्णन कम होगा और लैम्बडा का मान कम होने पर प्रकीर्णन अधिक प्राप्त होगा। तो ये स्थिति किसके लिए आती है, टिंडल प्रभाव के लिए। आगे हम बात करें इससे संबंधित, यदि अपन डायग्राम शो करें, कैसे होता है डायग्राम देख लें। एक पात्र है, उसमें अपन ने क्या लिया, एक मिश्रण ले लिया या कोलाइडी विलयन ले लिया। यहां से अपन क्या कर रहे हैं, प्रकाश आपतित हो रहा है, लाइट। अब यहां से क्या होगा, ये अगर पास होता है तो इस प्रकार की कंडीशन मिलती है। यहां तो कोलाइडी विलयन है ही, यहां पर अपन कहेंगे इसका प्रकाशिक पथ, ये स्थिति है। यहां से अपन देख रहे हैं
या ऊपर से अपन देख रहे हैं? ठीक है, अब यहां से इस जो प्रकाश अपन देख रहे हैं इसको अपन ने किसमें गुजारा? कोलाडी विलियम में से। अब ये जो पॉइंट मिल रहे हैं दोनों, ये क्या कहलाते हैं? टिंडल शंकु। क्या कहलाते हैं? टिंडल शंकु। और इन टिंडल शंकु को अपन देखें, इसकी आकृति ऐसी तो है शंकुनुमा, इसकी आकृति भी शंकुनुमा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं। अब ये जो पथ है अपन देख रहे हैं, यहाँ पे जो कण है वो कैसे प्रतीत होते हैं? चमकीले प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? चमकीले। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोलाडी विलियन है वह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव। तो सीधा सा पॉइंट है, जब किसी कोलाडी विलियन के अंतर्गत प्रकाश पास किया जाता है तो उस प्रकाश का पथ है वो चमकीला प्रतीत होता है, जो कोलाडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। यह टिंडल प्रभाव की घटना कहलाती है। जिस प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है उसकी तरंगदैर्ध्य उतनी ही कम होती है। जिस प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है उसकी तरंगदैर्ध्य उतनी ही अधिक होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाडी कणों के आकार पर निर्भर करता है, या हम कह सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी, अंधेरे कमरे में अगर किसी क्षेत्र से प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाशिक पथ के जो कण हैं वो चमकीले प्रतीत होते हैं। ठीक है, कोई समस्या आ सकती है तो इसको अपन क्लियर कर सकते हैं, टिंडल प्रभाव कैसे स्पष्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट की हम बात और करेंगे। एक पॉइंट जो कौन सा है? वैद्युत कण संचलन। कौन सा है? वैद्युत कण संचलन। ठीक है, वैद्युत कण संचलन होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करें, देख लें। वैद्युत कण संचलन का मतलब है विद्युत की उपस्थिति में कणों का गमन। वैद्युत कण संचलन का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कणों का गमन करना या चलन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अब यहां पर अपन देखें कि जो कोलाडी विलियन है उसमें जो भी कण उपस्थित होते हैं उन पर एक विशिष्ट आवेश पाया जाता है, या तो धनावेश मिलेगा या कैसा आवेश मिलेगा? ऋणावेश। दोबारा से सुने, कोलाडी विलियन में उपस्थित कणों पर केवल एक प्रकार का विशिष्ट आवेश उपस्थित होता है, या तो धनावेश या ऋणावेश। क्योंकि अगर कोलाडी विलियन में उपस्थित कणों पर धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं तो परस्पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यहां से अपन क्या कहते हैं? ये कण उपस्थित हैं, इनमें कणों पर नेगेटिव पॉजिटिव ये अगर विद्यमान है तो ये कण परस्पर क्या होंगे? मिलेंगे, उदासीन अणु आएंगे और उस अणु का आकार कैसा हो जाएगा? बड़ा। और जब आकार बड़ा हो जाएगा तो वो कोलाडी कणों की सीमा से बड़े हो जाएंगे या छोटे होंगे? बड़े हो जाएंगे। मतलब जो विलियन है वो निलंबन में परिवर्तित हो जाएगा, कोलाडी अवस्था में नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो कोलाडी विलियन है उसमें उपस्थित सभी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है, जिससे समान आवेश के कणों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे कणों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कण जो हैं वो कोलाडी कणों की सीमा के अंतर्गत ही रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एक ही प्रकार का आवेश क्यों आवश्यक होता है? वो अपने कोलाडी विलियन के स्थायित्व के लिए समान प्रकार का आवेश स्थायी या आवश्यक होता है। अब ये अपन कहते हैं या तो कोलाडी विलियन नेगेटिव होते हैं या कैसे होते हैं? पॉजिटिव कह सकते हैं। जब सभी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश है तो हम क्या कहेंगे? या तो कोलाडी विलियन कैसा है? पॉजिटिव है, या कोलाडी विलियन कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, दो प्रकार के कोलाडी विलियन है। अब अपन ये कहें जब इस कोलाडी विलियन में दो इलेक्ट्रोड लगा दें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक एनोड और एक कैथोड, तो यहां पे अपन क्या कहेंगे? अगर नेगेटिव कोलाडी विलियन है उसमें अगर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएं तो यहाँ पर जो कण हैं
वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। क्या करेंगे? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर। इसको हम प्रैक्टिकल करने के लिए एक यू आकार की नली लेते हैं। क्या करते हैं? एक यू आकार की नली। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर देखें एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगा दें, एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगा दिया, इसको एनोड कह रहे हैं क्योंकि इसको किससे जोड़ा है? पॉजिटिव से। एक इलेक्ट्रोड कहां लगा दिया? यहां पे, इसको कैथोड कह रहे हैं। इस पे आवेश कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, यू आकार की नलिका ली है, इसके अंतर्गत क्या भर दिया हमने? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या भरा है? कोलाइडी विलयन। अब हम देखें कि ये जो कोलाइडी विलयन है उसमें केवल एक ही प्रकार का आवेश होगा, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। माना कि ये कण विद्यमान है, इसमें ये कण अगर उपस्थित है और इसका आवेश क्या है? नेगेटिव है। माना कि ये कौन सा सोल है? AH2S3, और जो कैसा होता है? नेगेटिव कोलाइडी विलयन। या हमें नहीं पता कैसा है, माना कि ये कोलाइडी विलयन हमने ले लिया, उस पे हमें आवेश के बारे में नहीं पता है। जब इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को कहां जोड़ते हैं अपन? विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तो यहां जो कोलाइडी कण है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और इलेक्ट्रोड पर जाकर के विद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो यहां से अपन क्या कहते हैं? कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन। कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। दोबारा से सुने, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित, किसी भी आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर जाएंगे। तो किसी भी कोलाइडी विलयन का या कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जो गमन है उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। माना कि यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड लिया, तो इसके जो कण हैं माना कि इस दिशा में मूव करते हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं? इस दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ? ये इधर जाकर के इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो गए? निक्षेपित हो गए, उदासीन हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो कण है वो इलेक्ट्रोड पर जाकर के कैसे हो गए? निक्षेपित या उदासीन हो गए। इसका मतलब है ये जो कोलाइडी विलयन कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। यदि ये कण यहाँ पे निक्षेपित होते हैं उसका मतलब ये कोलाइडी विलयन कैसा होता? पॉजिटिव। तो सीधा सा पॉइंट है, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर निक्षेपित होना क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। यदि यहाँ पे पॉजिटिव कण है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? धन कण संचलन। अगर यहाँ पे जो कोई भी कण है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, या अपन कह सकते हैं ये पॉजिटिव कण है, वो अगर मूव करते तो क्या कहेंगे? धन कण संचलन। अगर ये नेगेटिव है तो उसको अपन क्या कहेंगे? ऋण कण संचलन। मतलब कण कैसे हैं? नेगेटिव हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? ऋण कण संचलन। और ये किसकी ओर मूव करेंगे? एनोड की तरफ। अगर पॉजिटिव कण है तो उसको अपन क्या कहेंगे? धन कण संचलन। क्या कहेंगे? धन कण संचलन। और ये किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाने के बाद वहां पे क्या हो जाएंगे? संचित हो जाएंगे और विद्युत उदासीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कणों पर समान प्रकार का आवेश विद्यमान होता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? विद्युत कण संचलन। अब यहाँ पे हमने ज्यादातर जो पॉइंट हैं जो गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं वो हमने पढ़े हैं। दो पॉइंट है, एक तो विद्युतीय गुण है और एक क्या है? स्कंदन या अवक्षेपण। उनको एक नेक्स्ट टॉपिक के रूप में, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में डिफाइन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है टॉपिक्स को ध्यान से देखें, दोबारा से या वीडियो को अपन एक या दो बार कम से कम देखें, तब जाके अपन क्लियर करें कि हमें कितना वो समझ में आया है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।